बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद में कपड़े की फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फैसलाबाद से खबर है, जहां कपड़े की फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू ज़राए का इससे मुतालिक ये बताना है कि 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। इसी से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये अब्दुल्लापुर का इलाका है जहाँ पे ये कपड़े की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इब्तदाई मालूमात जो सामने आई हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। आज छुट्टी का दिन था, इस वजह से यहाँ पे कोई वर्कर नहीं था। आग लगने की वजह से जो यहाँ पे कपड़ा था उसको पूरे को आग ने अपनी लपेट में लिया है। आग के शोले इस कदर ज़्यादा थे कि जो फैक्ट्री की छत थी वो ज़मीन बोस हो चुकी है। रेस्क्यू की यहाँ पे 8 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो इस आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आग इस कदर ज़्यादा है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी इसे बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू के 50 से ज़ायद एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया का अमला भी यहाँ पे पहुँच चुका है, लेकिन आग पे काबू नहीं पाया जा रहा। जो इस फैक्ट्री के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 5 करोड़ से ज़ायद मालियत का कपड़ा इस फैक्ट्री में मौजूद था, जिसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाना था। सारा का सारा इम्पोर्टेड कपड़ा था जो बाहर भेजा जाता है। तहम अब आग लगी हुई, जो ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार हैं उनकी जानिब से इर्द गिर्द की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, घर भी मौजूद हैं, जितने भी सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उनको खाली करवा लिया गया है। आग की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से एक हवा भी तेज़ चल रही है, इस वजह से भी आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री की छत ज़मीन बोस हो चुकी है और इसके नीचे सारा का सारा कपड़ा है, जिसकी वजह से आग जो है वो फैल रही है। और उसको काबू पाने के लिए जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो तगो दो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी मुश्किलात का सामना है। 1 घंटे से ज़ायद ठीक है, 1 घंटे से ज़ायद गुजर गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आसपास का जो इलाका है वो भी कॉर्डन ऑफ कराया जा रहा है। ये बताइएगा उस्मान, क्या कहना है रेस्क्यू एहलकार का, कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? चूंकि आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को यहाँ पे मुश्किलात का सामना है। एक छत गिर चुकी है और उसके नीचे सारा का सारा कपड़ा मौजूद है, और जैसे जैसे आग बढ़ रही है उस कपड़े को लपेट में ले रही है, वैसे वैसे रेस्क्यू एहलकारों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। तंग गली में यह फैक्ट्री वाक़या थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों को लाने के लिए भी मुश्किलात का सामना रेस्क्यू को करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि आग की जो शिद्दत, आग के जो शोले हैं वो बढ़ रहे हैं, धुआं इस कदर ज़्यादा है कि इस वजह से भी रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि धुएं की शिद्दत और आग की शिद्दत की वजह से इसके फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। तहम आग फैलती जा रही है, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियाँ हैं वो खाली हो चुकी हैं, लेकिन रेस्क्यू एहलकार ये कह रहे हैं कि मजीद अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। अच्छा उस्मान, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि ये कपड़े की फैक्ट्री है, तो लाजमी बात है कि आग ज़्यादा भड़कने का भी खदशा है। रेस्क्यू ज़राए का बताना क्या है, आग बुझाने की हिकमत अमली क्या है, और ये क्या 8 गाड़ियाँ काफ़ी हैं या मज़ीद इंतजाम चाहिए अभी? रेस्क्यू एहलकारों से इस हवाले से भी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं जो रेस्क्यू के दफातर में मौजूद हैं उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है, वो भी आग के इस अमल में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी छतों से इस फैक्ट्री में पानी फेंका जा रहा है। रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो पानी के पाइप हैं उनको लेके अंदर जाते हैं, फिर इसको बुझाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं, वो साथ में रेस्क्यू की मदद कर रहे हैं। शिद्दत ज़्यादा है, हम इतनी दूर खड़े हैं एक छत पे, यहाँ पे हमें शिद्दत महसूस हो रही है। इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी छतों से पानी फेंकने की कोशिश की जा रही है, चूँकि छत गिरी है, छत के नीचे सारा कपड़ा है और लाखों करोड़ों रुपए मालियत का ये कपड़ा है। लाखों टन, मैट्रिक टन कपड़ा बताया जा रहा है जो यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से रेस्क्यू एहलकार कह रहे हैं कि आग सुलग रही है, हवा चल रही है, उनकी मुश्किलात जो है वो इस वजह, क्योंकि छत भी नीचे गिर चुकी है, इसलिए आग जो है वो सुलग रही है और आग पर काबू पाना खासा मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू एहलकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आसपास का जो एरिया है, आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस हवाले से बताइएगा उस्मान।
बिल्कुल, जो इर्द गिर्द का इलाका है वो सारे का सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है। कपड़े की यहाँ पे जो काम है वो होता है, कपड़ा तैयार किया जाता है और उसके बाद इस कपड़े को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। सारा एरिया ही फैक्ट्री एरिया है और इसके चंद मीटर के फासले पे रहायशी एरियाज हैं, रहायशी घर हैं। तो इस वजह से भी कुछ मुश्किलात हैं कि रहायशी घरों को भी खाली करवाया गया है। जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ऑलरेडी खाली करवा ली गई हैं, पानी डाला जा रहा है। इसके साथ साथ एक नई हिकमत अमली भी लाई जा रही है कि यहाँ पे रेस्क्यू की जानिब से क्रेनें मंगवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है कि उन पे खड़े होकर रेस्क्यू एहलकार जो है वो पानी फेंकेंगे। इसके साथ कुछ जो टावर भी हैं उन पे आप कह रहे हैं कि और भी जो है क्रेन्स मंगवाई गई हैं, तो ये बताइएगा कि ये जो इंडस्ट्री है जिस जगह पर ये आग लगी है, इस हवाले से बताएं कि ये कितनी मंजिला इमारत है और इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह कॉर्डन ऑफ करा लिया गया है। बिल्कुल, जो इर्द गिर्द का इलाका है वो मुकम्मल तौर पे खाली हो चुका है, लेकिन ये जो फैक्ट्री थी ये एक मंजिला ही इमारत थी और इसमें टीन की जो छतें थी वो बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये ज़मीन बोस हुई हैं। इर्द गिर्द जितनी भी इमारतें हैं वो दो तीन मंजिला इमारतें हैं और ये उनके बीच में फैक्ट्री मौजूद थी। कपड़े का सारा यहाँ पे काम हो रहा था। छत जैसे ही गिरी है, इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं वो भी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई हैं, क्योंकि आग जो है वो फैली है एकदम से। जो साथ की इमारतें हैं उसको भी उसने असरअंदाज करना शुरू किया है। कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो इर्द गिर्द की हैं, उनमें दरार पड़ने का खदशा रेस्क्यू एहलकार बता रहे हैं कि उनमें हो सकता है। लेकिन अभी रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर जो ऊपर वाली छत गिरी है उसके जैसी हवा चल रही है, उसके बाहर आग के शोले निकल रहे हैं, उन पे काबू पा लिया तो जो नीचे कपड़ा है उस पे जो लगी आग है उसको काबू पाना आसान हो जाएगा। ताहम अभी ये प्रोसेस जारी है और रेस्क्यू जो बाज़ाहिर यहाँ पे आपने सारी सूरत हाल हमें बताई है और ये भी बताया है कि अगर छत गिर गई तो उसके बाद आग पर काबू पाना और ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि छत के जरिए भी पानी वहाँ पर डाला जा सकेगा। ये बताइए, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ है, फैक्ट्री में कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर मजदूर मुलाजिमीन क्या थे? जब आग लगी तो वो यहाँ से निकल गए क्या? देखिए, आज छुट्टी का रोज़ था और फैक्ट्री में तमाम जो थे वो आज छुट्टी पे थे। ये गोदाम था जहाँ पे सारा कपड़ा जो था वो स्टोर किया गया था। उस गोदाम से आग लगना शुरू हुई है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यहाँ पे चूँकि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड थे और एक दो मुलाजिम थे, उन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू को कॉल की है। रेस्क्यू की जानिब से ये कहा गया है कि फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया गया है, लेकिन जब तक यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार पहुँचे हैं, चूँकि गोदाम में सारे गोदाम कपड़े से भरे हुए थे, उनसे आग फैली है और आग ने फैलते ही जो बाहर कपड़ा था, जो बाहर मशीनरी पड़ी थी, उसको अपनी लपेट में लिया है। सारी की सारी मशीनरी जो है वो जल के राख हो चुकी है, कपड़ा जो है वो जल के राख हो रहा है। लेकिन कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग को काबू पा लिया जाए, क्योंकि इर्द गिर्द भी फैक्ट्रियां हैं। अगर ये आग फैलती है तो इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कपड़े की तैयारी का ये सारा इलाका है, यहाँ पे सारा कपड़ा ही तैयार किया जा रहा है। इस वजह से भी रेस्क्यू एहलकारों में तशवीश है। फैसलाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर, सिटी असिस्टेंट कमिश्नर है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी टीम पहुंची है। जो यहाँ पे सिविल डिफेंस का अमला है वो यहाँ पे आ चुका है और शहरियों को इस आग से दूर करने की कोशिश की है। इस हवाले से भी खासी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि ये कपड़े की फैक्ट्री है, यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है जो कि इंपोर्ट किया जाता है। इस हवाले से यहाँ पर जो आग लगी है वो खासी ज़्यादा आग है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। और अब आपको ये बताएं कि कराची में 2 हफ्ते के दौरान आग लगने का छठा वाकया। जिस फैक्ट्री में आग लगने से 16 मजदूर जाम बहक हुए, 3 माह बाद उसी फैक्ट्री में दोबारा शोले भड़क उठे। जी हाँ, बात हो रही है कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री की, जहां फिर आग लग गई। 4 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई तौर पर आतिशज़दगी की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। केमिकल फैक्ट्री बंद होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म के खिताब की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब उस वक्त पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा है जो लोगों के ज़मीर ख़रीदने, उन्हें ब्लैकमेल करने और हुकूमतों के सियासी मकासद हासिल करने के लिए काम आता है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। आई एम ऑल फॉर अकाउंटेबिलिटी। इफ यू वांट अकाउंटेबिलिटी, नैब इज नॉट अकाउंटेबिलिटी. NAB is whatever, it's political engineering, it is manipulating politics, it is punishing people without convicting them, whatever you want to call it. If you want accountability of politicians, it's very simple. The whole world does it. You don't need special laws. It's about tax laws. The people who apply taxes on the people of Pakistan
should answer for their own assets, they should answer for their own lifestyles. पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, अगर हुक्मरान किसी जमात के सामने मजबूर हो जाए तो फिर एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी जमात उठेगी। मजहब के नाम पर जो सियासत शुरू की गई है वो जाती मुफाद के लिए है। जो हमारा ख्वाब है लिबरल डेमोक्रेसी का, बाज़ औक़ात वो सफर माकूस रंग में होता है। ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी। और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ये मजहब का इशू नहीं है। रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। अगर हमारे जहनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरे ख्वातीन हज़रात, अलमिया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है, ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। पहले ये क्लियर करना होगा कि हमें क्या करना है। याद रखिए, हुक्मरान कोई भी हो वो आसानी से अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ा करता, उसको हमने मजबूर करना है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा है कि गैर जानिबदार रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि गैर जानिबदार रहकर ही वकला अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से एक मफरूर की इख्तितामी तकरीर जजेस अदलिया की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा है कि वो गैर जानिबदार रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि गैर जानिबदार रहकर ही वकला अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से एक मफरूर की इख्तितामी तकरीर जजेस अदलिया की तौहीन है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खबर कहते हैं, ईवीएम की ज़रूरत वहाँ है जहाँ जमहूरियत है। जहाँ इलेक्शन ही नहीं होता वहाँ ईवीएम का कोई काम नहीं है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल उन मुल्कों को चाहिए जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। जिन मुल्कों में इलेक्शन नहीं होते वहाँ पर तो इन मशीनों को कोई काम नहीं। और दूसरी बात यह है कि इन मशीनों का इस्तेमाल उन मुल्कों में ज़रूरी है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर स्केल बहुत बड़ा है। अगर एक छोटा सा मुल्क है कुछ लाख का या 1-1.5 करोड़ आबादी का, वहाँ पर तो बगैर टेक्नोलॉजी के भी काम चल सकता है। 2.5 अरब से ज़ायद लोग उन ममालिक में रहते हैं जहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल पूरे मुल्क में हो रहा है या मुल्क के उन हिस्सों में हो रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत है, या उसके पायलट वो लोग कर रहे हैं ताकि उसको बढ़ाया जा सके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अपोजिशन को मशीनों से नहीं आपकी नीयत और वोट चोरी से डर लगता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी का हसन खबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 2018 में आरटीएस से फैज़याब होने वाले आज हमें शफाफियत का दर्स दे रहे हैं। लोग डेंगू और स्मॉग से मर रहे हैं और तर्जुमानों को ईवीएम की फिक्र पड़ी है। पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी। उस्मा बुखारी ने सवाल किया कि ईवीएम के लिए 150 अरब कहां से लाएंगे? क्या पसमानदा इलाकों में बनी गाला से टीम्स लोगों को ईवीएम के इस्तेमाल के तरीके बताने जाएंगी? पंजाब में डेंगू के खतरनाक वार जारी है। एक दिन में मजीद 6 मरीजों की जान गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 118 हो गई। डेंगू बुखार से जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर जबकि एक का शेखपुरा से है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में डेंगू के 279 मरीज रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 23,576 हो गई। लाहौर में 217 मरीज सामने आने से तादाद 17,027 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के 306 मुकामात से लार्वा तल्फ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बदलने के साथ मुसलसल तीसरे दिन डेंगू के केसेस में कमी आने लगी है। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 100 से कम हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 77 नए केस सामने आए। 50 केसेस पेशावर से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9,969 हो गई है। 70 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं जबकि अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके हैं।
कोयटा के BMC अस्पताल में बच्चे की हिलाकत का वाकया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दे दी है। अहले खाना भी तहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोयटा के BMC अस्पताल में गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत का वाकया। चीफ मिनिस्टर मुआयना टीम ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। RMO जनरल, सफाई अमला और सुपरवाइजर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया माहिर के तौर पर काम न कर सकी। जिम्मेदारों को मुअत्तल 3 दिन में शोकास देने और अस्पताल का सिक्योरिटी सिस्टम तब्दील करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला ने CMIT की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की हिदायत दे दी। अभी उस पर भी एक कमेटी बना था, उसका भी मेरे ख्याल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस पर भी कोई कमेटी बनेगा। हम तो यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, कोई रिस्पॉन्स मिले उसकी तरफ से। इंतज़ामिया कैमरे में चेक करके कैमरे की मदद से उसको ढूंढ लेते तो शायद उस बच्चे को उस गटर में जो गिरे थे उससे ज़िंदा बचा लिया जाता। शहरियों का कहना है कि अगर ये मामला भी इल्तवा का शिकार हुआ तो सरकारी अस्पतालों का अल्लाह ही मालिक है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गैस बहरान को हुकूमत की मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहते हैं आटा, चीनी, बिजली के बाद गैस की किल्लत और महंगाई अवाम पर दोहरा जुल्म है। शहबाज शरीफ का अपने एक बयान में कहना था कि महंगाई की क़यामत बर्पा करने के बाद गैस का बहरान नाकामी दर नाकामी का शख्साना है। 3 साल से अवाम परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला हैं। कराची के इलाके लियारी में गैस लीकेज से धमाके में अमवात की तादाद 2 हो गई। बुध को घर में गैस लीकेज से धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां झुलसने वाली रशीदा बीबी दम तोड़ गईं। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। सरिये के कारोबार में धोखाधही उरूज पर। खरीदारी के वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि ये कचरा नहीं बल्कि 1 नंबर माल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगती है, तब जाकर कहीं घर बनता है। घर के लिए सरिया खरीदने से पहले थोड़ी सी तहकीक और जांच पड़ताल कर लिया करें। वो कैसे, हम बताते हैं। गोदामों में पड़ा ये सरिया महज 3 सूतर या 4 सूतर का कहकर बेचा जाता है। आप इस बात पर एतबार न करें, बल्कि ग्रेड का भी जरूर पूछें। ग्रेड 60 वाले सरिये पर पीले और 40 वाले पर लाल रंग का निशान भी देखें। दुकानदार इसी की आड़ में 20,000 रुपए फी टन नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, उसके लिहाज से एक कॉमन मैन को पता नहीं होता कि मैंने क्या लेना है, तो वो जाता है लोकल मिल में, उनको 60 ग्रेड के पैसे पे कर देता है और वो उसको बेच देते हैं 40 ग्रेड का। खरीदार कहते हैं नुकसान हो जाए तो बाद में कोई बात ही नहीं सुनता। हमें तो ये टेक्निकल का पता नहीं है, तो अभी जब हम इंजीनियर से रब्ता किया, उसने कहा यार ये तो आपने बहुत लो लेवल वाला लिया है। हमने घर बनाया तब भी इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और फिर नुकसान का भी हमें आसा भुगतना पड़ता है और उतनी मजबूती नहीं आती उसकी वजह से घरों में। स्क्रैप का माल आखिर मार्केट में क्यों फरोख्त हो रहा है? गोदाम मालिक से सवाल किया गया तो जवाब ये मिला। ज्यादातर लोग जो है ना वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता है। जुड़वा शहरों में तो सरिये का म्यार चेक करने वाली कोई लेबॉर्ट्री ही नहीं, इसके लिए टैक्सला जाना जरूरी है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। मुल्क में जंगलात की 7 लाख एकड़ अराजी पर कब्जा हो चुका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम का बड़ा इंकशाफ। कहा, कराची में तो जंगलात की जमीन आधा फीसद से भी कम रह गई। माफिया के साथ आहने हाथों से निमटने के साथ लाहौर में आलूदगी की वजूहात भी बता डाली। अहम इकदामात में पंजाब हुकूमत की नाकामी का एतराफ भी कर लिया। सिर्फ पंजाब और KP के अंदर 1,60,000 एकड़ ऐसे हैं जिन पे कब्जा हुआ है और इसकी जो मालियत निकाली गई है ये 500 अरब रुपए की है। 7 लाख एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की जो है उस पर कब्जा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद 15,000 एकड़ का ये फॉरेस्ट है और 10,000 एकड़ पे कब्जा हुआ है। 2,700 स्क्वायर किलोमीटर कराची के अंदर जो ज़मीन है वो जंगलात की ज़मीन है और उसमें फॉरेस्ट कितना है 0.4%। जो कब्जा माफिया है पाकिस्तान के लिए, उसके लिए अपने आप को एक खतरे की घंटी समझे, क्योंकि अब इसके बाद इमरान खान ने ये इन्फॉर्मेशन तमाम सूबों को देनी है और उन सूबों ने अपने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। बिल्कुल एयर पोल्यूशन का, आलूदगी का लाहौर में मसला है। ऑथेंटिक किस्म के जो एयर पोल्यूशन का बड़ी मशीन होती हैं उनके साथ होती है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। वर्ल्ड बैंक का पैसा जी $280 मिलियन है और उसके जरिए 10 मशीनें लगनी थी। पिछले साल वो पैसा भी उन्होंने दे दिया था, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पे फंसा हुआ है प्रोजेक्ट। हम सब कुछ कर लें, उसके बावजूद भी आलूदगी इंडिया से आ जाती है। हमें भारत के साथ भी ये अब बात करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ये भी तैयार है कि हम एयर पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। माले डिक्लेरेशन साइन की हुई है पाकिस्तान ने। और ICC ने जेफ ऑलरडाइस को CEO मुकर्रर कर दिया।
जेफ ऑलरडाइस 8 माह से कायम मकाम CEO के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्हें अब मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा दे दिया गया है। जेफ ऑलरडाइस 8 साल तक जनरल मैनेजर क्रिकेट भी रहे। उनका कहना था कि CEO का तकर्रुर होना एहसास है। तमाम बोर्ड मेंबरान के साथ मिलकर खेल की तरक्की के लिए काम करूंगा। एतमाद करने पर ICC चेयरमैन और बोर्ड का मशकूर हूँ। PDM का लॉन्ग मार्च कब होगा? स्टीयरिंग कमेटी के कल के इजलास में तजावीज़ पेश की जाएंगी। मज़ीद जानते समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, PDM ने लॉन्ग मार्च के लिए हतमी तारीख और वक्त का तयन करने के लिए फैसला कर लिया। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर PDM की स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास है वो कल होने जा रहा है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में PDM की लॉन्ग मार्च की जो तारीख है और वक्त है उसका तयन किया जाएगा। इसके साथ साथ आइंदा जो PDM की लाहे अमल होगा, PDM की जो तहरीक है उसकी क्या नौयत होगी, इसकी सिफारिशात और तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। जबकि ये सिफारिशात और तजावीज़ स्टीयरिंग कमेटी मुरतब करके 23 नवंबर को जो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में PDM का सबराही इजलास होने जा रहा है उसमें पेश की जाएंगी। उस पर PDM के जो 23 नवंबर का इजलास है उसमें ये फाइनल किया जाएगा, फैसला किया जाएगा कि PDM का इजलास किस वक्त और किस तारीख को होगा। और साथ ही साथ जो आखिरी रैली होगी PDM के प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर में जो होगी उसकी वक्त और तारीख का भी तयन किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और सबा ये बताएं कि लोग चम्मच और छुरी कांटे से क्या करते हैं डिनर और लंच के लिए, लेकिन इसके अलावा चम्मच और छुरी कांटे और भी बहुत अलग तरीकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैसे? शायान सलीम की रिपोर्ट में देखते हैं। यूं तो आपने लकड़ी, कागज, शीशे और पत्थर से बने फनपारे यकीनन देखे होंगे, मगर शायद ही चमचों से बने फनपारे देखे हों। अगर नहीं देखे तो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पैदाइशी में वाइब्रेंट आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग वगैरह में जो फारिग वक्त था तो पेंटिंग भी किया करता था। थर्मोकोल पे भी मैं काम कर लेता हूँ और लकड़ी पे भी मैंने काफ़ी काम किए हैं। जितना रिसर्च किया, जितना मैंने स्टडी किया, उसमें मैंने देखा कि कोई इस पे काम नहीं किया गया। मेटल पे काम हुआ, मेटल में किसी और चीज़ पे काम किया गया, लेकिन चम्मच वगैरह पे मैंने अभी तक नहीं देखा, न सुना है। तो इसीलिए मैंने स्टेप उठाया कि कोई नई चीज़ हो ताकि लोग पहचानें, लोग को पसंद करें। कुछ वेल्डरों की, कुछ टेक्नीशियनों की मदद ली, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने खुद अपने ज़ात से अपना हिम्मत करके वेल्डिंग वगैरह में कभी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी, वो मैंने शुरू कर दी। वो इस तरह से मैंने काम बनाना शुरू कर दिया। तो एक के बाद दो बनाता गया। इस तरह से दिलचस्पी बढ़ती गई, मज़ा भी आने लगा। चम्मच से मैं आपको बताया कि बर्ड्स हैं। बर्ड्स में काफ़ी इकसाम है, काफ़ी किस्म के बर्ड्स हैं। उसमें स्वान है, डक है और फिश भी बनाई मैंने, और बटरफ्लाई है, उसका कैट है। उसके अलावा काफ़ी इसमें फ्लावर वगैरह भी बनते हैं। लेकिन क्योंकि ये बर्ड्स उसमें समझें कि बड़ी मासूम उसमें हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है बनाने में उसको। सपोर्ट नहीं कोई बैक से। अगर सपोर्ट हो या फाइनेंशियल तौर पे अवेल हो तो हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। अकेले बंदे से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं अकेला लगा होता हूँ। बनाने में भी काफ़ी चीज़ें, कटिंग है, रबिंग है, इसकी पॉलिशिंग है, फिर फिनिशिंग, वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग भी आती है। सारी चीज़ें मुझे बनाना पड़ती, क्योंकि तकरीबन एक दिन में मैं 2 से 3 बना लेता हूँ। काफ़ी कॉस्टली स्पून वगैरह, काफ़ी कॉस्टली नए जो मिलते थे वो काफ़ी महंगे मिलते थे, जो अफोर्डेबल नहीं थे। और काम शुरू करना था तो उसमें काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने
बाज़ार जो लगते हैं इधर उधर पर स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ से मैंने मालूम किया तो वहाँ पर भी पर पीस के हिसाब से देते, वो भी कॉस्टली पड़ जाते थे। फिर क्वांटिटी में मैंने लेना शुरू कर दिया। ये काम मेरा शुरू करने का मकसद सिर्फ अपना रोज़ी का ज़रिया बनाना था कि कोई और, क्योंकि स्टेज का काम जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तकरीबन 1.5 साल से बंद हो चुका है ये कोविड की वजह से, तो बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। तो इस काम से मैं चाह रहा था कि ये नई चीज़ अगर मार्केट में आती है, वो लोग पसंद करते हैं, तो इसको मैं रोज़ी का ज़रिया बनाना चाह रहा था। जिनको मैंने काम अपना दिखाया है वो बाकायदा वो सरप्राइज़ हुए, उनको हैरत होती थी कि ये कौन सी चीज़ किस तरह से बनाया है, कैसे बनाया है। चमचों से तख्लीक किए गए ये शानदार फनपारे अली चांद की अपने फ़न में महारत का सबूत है। वो इस मुनफरिद आर्ट को मज़ीद फैलाना चाहते हैं, इस फ़न में नाम बनाना चाहते हैं, मगर वसाइल की कमी और फ़न की पजीराई ना होने के सबब वो ऐसा करने से कासिर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।